नमस्कार, बाखबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने जा रही है। 4,000 करोड़ रुपए कर्ज लेने की तैयारी हो गई है। अब तक 3.25 लाख करोड़ सरकार पहले से ही कर्ज ले चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार पर 3.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज भार पहले से ही है। अब ये जो उधार की अर्थव्यवस्था है, बड़ा सवाल तो यही है कि ये कितनी घातक है और कितनी फायदेमंद है। इस वित्तीय वर्ष में दूसरी बार 4,000 करोड़ रुपए का सरकार कर्ज उठाने जा रही है। रिजर्व बैंक में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का विक्रय करके बाजार से नया कर्ज उठाने की तैयारी है। 11 साल बाद नए कर्ज का भुगतान किया जाएगा। 2 बार कूपन रेट पर सरकार ब्याज भरेगी। इससे पहले सरकार ने 30 मई 2023 को बाजार से 2,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया था। मध्य प्रदेश सरकार पर 3.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज भार पहले से ही है। साल दर साल जो राजकोषीय घाटा है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। 2020-2021 में राजस्व आय 1,46,376 करोड़ 78 लाख रुपए थी और जो व्यय था वो 1,64,733 करोड़ 1 लाख रुपए था। 18,356 करोड़ 23 लाख का घाटा। 2021-22 की अगर बात करें तो राजस्व आय 1,85,697 करोड़ 85 लाख रुपए थी और व्यय 1,81,061 करोड़ से ज्यादा का था। यानी कि घाटा जो है वो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। तो बड़ा सवाल आखिर यही है कि ये जो उधार की अर्थव्यवस्था है ये कितनी घातक है और कितनी फायदेमंद है। तो इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल रंजन जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं रमेश शर्मा जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा रमेश जी से। रमेश जी, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि एक बार फिर से कर्ज लेने की तैयारी है, तो बड़ा सवाल आखिर यही है कि ये जो उधार की अर्थव्यवस्था है कितनी फायदेमंद है और कितनी घातक है, क्या कहेंगे? देखिए, उधार की अर्थव्यवस्था तो कभी फायदेमंद होती ही नहीं जी। और उधार हमेशा घातक होता है। ये जो उधार की अर्थव्यवस्था है ये प्रदेश के लिए एक चिंताजनक स्थिति है। उसके वजह कहा जाता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को अगर ठोकर लगे तो समझदार व्यक्ति वो है कि उसको संभलना चाहिए। जी। हमने 2 देशों की अर्थव्यवस्था देखी, श्रीलंका की और पाकिस्तान की। वो कहीं ना कहीं उधारी में डूबी। तो मोटे तौर पर यदि हम खर्च ज्यादा होगा और कमाई ज्यादा होगी तो मोटे तौर पर वो परिवार की अर्थव्यवस्था हो, वो समाज की हो, प्रदेश की हो या देश की हो, ये हमेशा घातक ही होती है। और इसका एक सबसे बड़ा कारण जो मुझे लग रहा है कि इस समय कहीं ना कहीं ये जो स्पर्धा शुरू हो गई है लोगों को बांटने की, मुफ्त देने की स्पर्धा, 1 रुपए के गेहूं से लेकर के और कई तरह की जो जेन्युइन है, जो आवश्यक है, स्वास्थ्य सेवाओं में आप खर्च करिए को और कई चीजों में खर्च करिए। ये जो उससे कहीं ना कहीं भाई आत्मनिर्भर व्यक्ति नहीं होगा, आत्मनिर्भर परिवार नहीं होगा, आत्मनिर्भर प्रदेश नहीं होगा। बैसाखियों के सहारे कोई हम पहाड़ चढ़ सकते हैं क्या? इसी तरीके से ये जो सहायता, अनुदान और ये जो मुफ्तखोरी की आदत समाज को पड़ रही है, मैं समझता हूँ इस पर विचार करना चाहिए। समाज को भी विचार करना चाहिए, सरकार को भी विचार करना चाहिए और हमको ये वातावरण बनाना चाहिए कि आत्मनिर्भरता के लिए बहुत आवश्यक है हम अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी क्षमताओं के आधार पर हम अपना खर्च बनाए, ना कि सरकार के भरोसे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं डॉक्टर रंजन का रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर रंजन, यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा कि ये जो उधार की अर्थव्यवस्था है कितनी घातक हो सकती है भविष्य के लिए? देखिए, 2 चीजें दिव्यांशु जी, जी। इस चर्चा का थोड़ा सा रुख आपको स्पष्ट कर दूं कि कर्ज की व्यवस्थाएं जो है कभी भी अच्छी नहीं होती। मध्य प्रदेश सरकार हमेशा कर्ज लेने की स्थिति में कैसे पहुंच जाती है, पहले आप इस चीज को देखिए कि क्या हो रहा है कि आपके पास में आमदनी, यदि देखिए कोई भी सरकार किसी भी तरह का उत्पादन नहीं करती तो उसका कमाई का जरिया कुछ भी नहीं होता। सिर्फ क्या होता है कि आम आदमी जो टैक्स पेयर होता है उससे ही सरकारें सरवाइव करती हैं, उससे ही सरकारें आगे बढ़ती हैं। तो इस चीज को आप देखिए। अब आप पूरा आंकड़ा उठा करके देखिए तो मध्य प्रदेश में, पहले तो आप इस चीज को जानिए कि 2014 में मध्य पूरे हिंदुस्तान का जो आंकड़ा आया है वो 43,000 रुपए प्रति व्यक्ति कर्ज था। लेकिन आज की तारीख में पिछले 1 महीने पहले जो आंकड़ा आया हुआ है उसमें 1,10,000 रुपए प्रति व्यक्ति का कर्ज है। एक चीज क्लियर है कि मतलब यह कर्ज मतलब मध्य प्रदेश सरकार नहीं बल्कि ओवरऑल जहां जहां भी हो रहा है ये पूरा कर्ज का भार मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर
हर व्यक्ति के ऊपर 1,10,000 रुपए का कर्ज। अब दूसरी चीज देखिए कि जो सरकारें ये कहती हैं कि हम विकास कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में स्थिति ये है कि हर तीसरा व्यक्ति गरीब है। अब बिल्कुल। कहाँ विकास हुआ? हर तीसरा व्यक्ति जब गरीब है तो कहाँ विकास हुआ आपका? एक चीज हो गई क्लियर। अब आप ये देखिए कि अब सरकार कहती है कि हम गरीबों का उद्धार कर रहे हैं, गरीबों के लिए योजनाएं चल रहे हैं, या अन्न का वितरण हो, या लाडली बहना हो, या लाडली लक्ष्मी हो, तो सरकार की तमाम योजनाएं गरीब तबके के उत्थान के लिए की जा रही है। तो अब ये चीज आप ये जोड़िए कि जब गरीब तबका ऊपर निकल ही नहीं रहा है तो फिर ये योजनाएं किसके लिए चल रही हैं? अब तीसरी बात ये है कि सरकारें जो कर्ज लेने की स्थिति में आती हैं, क्यों आ रही हैं? पहली चीज है कि सरकारों में जो काम करते हैं, या सरकारी मुलाजिम हो, या मंत्री, या नेता, मतलब ये कहा जाए कि जो मशीनरी में जो लोग काम कर रहे हैं, जो सरकारी कर्मचारी हो गए, राजनेता हो गए, इनके खर्चों के ऊपर कभी प्रतिबंध नहीं लगता, और ये लोग अनाप शराब पूरा खर्चा चलते हैं। मतलब सरकार उन लोगों की कमाई पे चल रही है, उन लोगों के टैक्स पे जो ऐसो आराम कर रहे हैं जो गरीब जनता देती है टैक्स। अब आप देखिए कि आप बाजार में यदि आप जाते हो तो सुई से लेकर के यदि आप हवाई जहाज भी खरीद रहे हो तो टैक्स उसके ऊपर आप जीएसटी के रूप में आपका टैक्स जा रहा है। जब जीएसटी सरकार ले रही है, वेट सरकार ले रही है, नगर निगम या नगर पालिकाएं हर मुद्दे पर, हर चीज पर आपसे टैक्स की वसूली की जा रही है, तो महंगाई एक तरफ बढ़ती चली जा रही है, दूसरी तरफ आपके टैक्सेस का भार बढ़ता चला जा रहा है। तो आप सरकारें कर क्या रही है? महंगाई ज्यों की त्यों बढ़ती चली जा रही है, टैक्स आप बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो अंततः देखिए 60% मध्य प्रदेश में 60% लोग जो गरीबी मध्यम वर्ग है, निम्न वर्ग है, या फिर बीच का वर्ग है, या बिल्कुल निचला वर्ग है, ये सारे लोग टैक्स देते हैं। ये गरीब व्यक्ति भी, जिसको आप कहते हैं गरीबी रेखा से नीचे व्यक्ति है, तो गरीबी रेखा से नीचे व्यक्ति क्या दाल चावल नहीं खरीदता? क्या तेल नहीं खरीदता? क्या सुई नहीं खरीदता? वो हर चीज खरीदता है, और हर चीज पर टैक्स सरकार लेती है। क्या टैक्स माफ है किसी का? नहीं है। जब टैक्स ले रही है सरकार, तो फिर आखिर ये उनके ऊपर ये बात कह देना कि हम सरकार जो है गरीबों का भला कर रही है, हम सरकार फ्री में अन्न दे रही है, फ्री में सुविधाएं दे रही है, फ्री में कुछ नहीं मिलता। आज की तारीख में सरकारें इस स्थिति में नहीं है कि एक पैसा भी सरकार छोड़ दे किसी के ऊपर। तो आप ये सोचिए, अब स्थिति ये हुई कि अब एक चीज होती है, क्या हुआ कि अब सरकार की सुख सुविधाओं में जब दिक्कत आती है तो सरकारें कर्ज लेती हैं, और कर्ज लेने का बहाना सिर्फ ये होता है कि घाटा हमारा बढ़ गया है, विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाना है। तो भाई जब विकास की योजनाएं 10 साल से 15 साल से सरकारें बढ़ा रही थी, तो आपने टैक्स, अरे भाई बात करते हैं लोग कि सड़कें बनाना है, पुल बनाना है, ये चीज बनाना, तो आप ये बता दीजिए, सड़क पे आप चलते हो टोल टैक्स आपको देना पड़ेगा, पुल पे आप क्रॉस करते हो आपको पुल का देना पड़ेगा। ऐसी कौन सी चीज छोड़ दी है जिस पर आपको टैक्सेस नहीं होता? अब दूसरी चीज देखो, प्रोडक्शन सरकार के पास क्या है? सरकार के पास में जो प्रोडक्शन है वो भी क्या है? रेत हुआ, खनिज हुआ, ये सब चीजें जो होती हैं जो नैसर्गिक रूप से प्राप्त हैं, सरकार कहती है कि यहां से आने वाला है, सरकार इसका 60% हिस्सा दलाली में चला जाता है, 40% हिस्सा बचा तो 40% हिस्सा में विकास की बात करने लगते हैं। अब विकास की बात करोगे आप तो वहां 20% आपका भ्रष्टाचार में चला जाता है, तो 20%, 100 में से 20% का विकास जब होगा और 80% लूप लाइन में, अब पाइपलाइन में चला जाएगा पैसा, तो विकास की बात कहां से कर रहे हैं? तो दिक्कत यह है कि सरकारें अपने जो कर्म हुए हैं, जो सरकारें अपनी जो खामियां हैं उसको छुपाने के लिए कर्ज लेती है। अभी जो बात कर रहे हैं कि कर्ज ये ले रहे हैं, कर्ज 11 साल में 10 साल में पटा देंगे, हम कोई गिरवी नहीं रख रहे हैं, आखिरकार भाई पटाना तो पड़ेगा, पटाओगे कहां से? सही बात। सर जनता से ही वसूली करोगे ना, आप कहां से बढ़ाओगे? अगला अभी अंतरिम बजट आएगा, देखिएगा आप, अंतरिम बजट में स्थितियां ये हो जाएंगी कि सरकारी तंत्र में जो लोग सरकारी तंत्र में काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहों के लिए अंतरिम बजट आ जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन बाकी खर्चे। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि चुनाव का खर्चा कौन देता है? पार्टियां देती हैं। कहां से पैसा आ रहा है? इन सब ये पैसा आपका जनता का ही, जनता उन लोगों को अपने ही पैसे पे चुन रही है जो लोग बाद में आपकी ही जेब काट रहे हैं। तो सरकारें कुछ नहीं कर रही, सरकारें सिर्फ टैक्स बढ़ा रही है और महंगाई बढ़ा रही है और उससे वसूली कर रही है, तो घाटा बताते जा रहे हैं। जब आप कुछ कर ही नहीं रहे तो फिर सरकारों की आवश्यकता क्या है? फिर उसको चलने दो सरकारी तंत्र की तरह। सही है, बिल्कुल सही कहा आपने काफ़ी अच्छे से इस बात को एक्सप्लेन किया है। रमेश जी के पास मैं जाना चाहूँगा। रमेश जी,
बड़ा सवाल इस पूरी चर्चा से निकल कर के ये आ रहा है कि जैसे सरकारें ये कहती हैं कि हम कर्ज ले रहे हैं विकास के लिए, तो क्या बिना कर्ज लिए विकास नहीं हो सकता? क्या ये संभव है कि कर्ज भी ना लेना पड़े और डेवलपमेंट के भी प्रोजेक्ट्स चलते रहें? अगर ये पॉसिबल है तो कैसे, बताइए। मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि विकास के लिए तो कर्ज लेना ही पड़ेगा। जी। उसका कारण यह है कि सरकार को जितनी रेवेन्यू मिलती है, किसी भी सरकार को, राज्य सरकारों को या केंद्र सरकार को जितनी रेवेन्यू मिलती है, उसका 80% व्यय उनका स्थापना में चला जाता है। कुल जी। मिलाकर के उनके पास केवल 20% पैसा बचता है। 20% में विकास नहीं हो सकता। विकास के लिए फिर उनको कर्ज लेना ही पड़ेगा। फिर दूसरा, ये जो लाडली लक्ष्मी हो गया या ये जो पैसे बांटे जा रहे हैं, इसके लिए भी फिर आपको कर्ज लेना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के विकास के लिए कर्ज लेना ही पड़ेगा वर्तमान व्यवस्था में। अब आपका दूसरा ये जो सवाल है कि क्या बिना कर्ज लिए विकास नहीं हो सकता, इसका उत्तर ये है कि सबसे पहले तो हमको ये अंग्रेजियत की जो मानसिकता है वो दिमाग से निकालना पड़ेगी। जी। अंग्रेज चूंकि चले गए थे 1947 में, लेकिन वो पूरी अंग्रेजियत छोड़ गए थे। उनकी अंग्रेजियत का जो सबसे पहला फार्मूला था वो ये फार्मूला था कि लोकल शिल्प जो है, लोकल प्रतिभा जो है, वो सारी की सारी समाप्त हो और उनकी फैक्ट्रियों का सामान गांव-गांव तक जाए। भारत अगर कभी सोने की चिड़िया था, पूरे विश्व में व्यापार का केंद्र, समृद्धि का केंद्र था, उसके पीछे गांव और वन की अर्थव्यवस्था थी। वन से रॉ मटेरियल आता था, रॉ मटेरियल गांव में आकर के वो उत्पाद में बनता था, वो फिर वो जहाजों में भर करके जाता था, वो बदले में वहां से सोना आता था। इस तरीके से भारत सोने की चिड़िया थी। तो अंग्रेजों ने क्या काम किया, वन संपदा पर कब्जा किया और कहीं ना कहीं गांव की सारी जो 64 प्रकार के शिल्प थे, जिन्हें कलाएं कहा गया, उनको सारा का सारा ध्वस्त कर दिया। अंग्रेजों के जाने के बाद हम उसी फैक्ट्री के आधार पर हम कायम रह गए और जो लोग शिल्प के आधार पर अपना बनाते थे, यद्यपि मोदी जी ने एक बात बहुत अच्छी कही थी, उसका मैंने लेख भी लिखा था कि वो क्लस्टर बनाएंगे, इस लोकल पर वोकल हो और स्थानीय जरूरत स्थानीय स्तर पर पूरी हो। जो चीज स्थानीय स्तर पर पूरी नहीं हो रही है वही उस क्षेत्र से बाहर से मंगाई जाए। ये जो व्यवस्था जब तक लागू नहीं होगी तब तक ये बात नहीं होगी लागू। दूसरी एक और बात है, जिस तरीके से यूरोप की सारी अर्थव्यवस्था और नीतियां उद्योगपति तय करते हैं, पूरा उनके हाथ में कंट्रोल रहता है। तो मोटे तौर पर हमको उस कंट्रोल से बाहर निकलना पड़ेगा। एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ। आप मुझे बताइए, आप होटल में अगर रोटी खाने जाएंगे 10 रुपए में रोटी मिलती है, ब्रेड अगर आप लेने जाएंगे 50 रुपए में मिलती है, इतनी सी, लेकिन 1 किलो गेहूं की कीमत जो है वो 20 रुपया है। मेरा कहने का मतलब ये है, किसान को किसी प्रकार की अनुदान की, किसी प्रकार की आपकी सहायता की जरूरत नहीं। आप केवल उसका जो समर्थन मूल्य है, गेहूं का समर्थन मूल्य 3000 से ऊपर करिए। आप जो कृषि के उपयोग में आने वाली ट्रैक्टर हो और दूसरी चीजें हो, उन सबके दाम फैक्ट्री वाला तय करता है, लेकिन किसान का दाम सरकार तय करती है। आपको प्राइस अगर कंट्रोल करना है, दबाना है, तो आपको फैक्ट्री के उत्पादन पर आपको प्राइस दबाना है। कृषि के उत्पादन पर, मंडी फलों के उत्पादन पर, वनोपज पर, ये उत्पादन आपको इसका मूल्य नहीं दबाना है। अर्थव्यवस्था मैं समझता हूँ साल भर के अंदर कंट्रोल हो जाएगी, किसी तरह की कर्जे की जरूरत नहीं पड़ेगी। गांव वाला अपनी जरूरत गांव में पूरी करे। अगर एक गांव की जरूरत पूरी नहीं हो रही तो वो जो एक ब्लॉक होता है, पूरा एक ब्लॉक में, मान लीजिए एक गांव में तुअर पैदा हो रही है, क्यों नहीं हो रही? दाल की फैक्ट्री भाई क्यों नहीं बन रही है? आटे की फैक्ट्री भाई क्यों नहीं बन रही है? वो फिर इसी तरीके से ये जो अत्याधुनिक मशीनें आ गई हैं कि एक मशीन से आप 100 खेत जाकर के जोत लीजिए, इस पर अंकुश लगना चाहिए। मशीनें हों, लेकिन वो सीमित मशीनें हों, 10 खेत ही जोते, उसमें लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अब हालत ये आ गई है कि आधुनिकता के दौड़ में हम यहाँ तक चले गए हैं, अगर रोड बन रहा है तो एक पुतले को खड़ा कर देते हैं, वो हाथ हिलाता हुआ कहता है इधर से जाओ इधर से जाओ, यानी इंसान भावी बेरोजगार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको अर्थव्यवस्था पे आमूल परिवर्तन करना पड़ेगा और भारत के मूल उस पर आना पड़ेगा, तभी स्वच्छ और स्वाभिमान स्थापित होगा, तभी आत्मनिर्भर राष्ट्र बनेगा। कर्जे में तो डूब ही जाएंगे। श्रीलंका से और पाकिस्तान से तो सबक ले लो। जी बिल्कुल सही कहा आपने। श्रीलंका और पाकिस्तान से सबक सीखे जाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि यही वक्त की डिमांड भी है। डॉक्टर रंजन, जो बात अभी थोड़ी देर पहले रमेश जी ने कही है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, आप उनकी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या कहेंगे इस पर कि क्या ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्ट्रांग बनाने से चीज़ें सुधरेंगी? दिव्यांशु जी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही
हिंदुस्तान की रीढ़ रही है। जी। जब तक हिंदुस्तान में या किसी भी प्रदेश में वहां का जो ग्रामीण क्षेत्र है, जिस तरीके का कुटीर उद्योग चलता है, लघु उद्योग चलता है, ये इसी ने ही सरवाइव किया था और इसी ने ही शहरों को पाला पोसा था। इसी की वजह से सब कुछ व्यवस्थित चल रहा था। लेकिन हुआ ये है कि इसके ऊपर भी सरकारी कब्जा होना शुरू हो गया। सरकारों ने इस दिशा में प्रयास किया, जैसे आप देखिए चर्म शिल्प विकास निगम, कपड़ा विकास निगम, ऐसे तमाम विकास निगम बने, लेकिन वो भी राजनीति के हत्थे चढ़ गए और इनका कुछ भी नहीं हो पाया। आप ये देखिए मध्य प्रदेश का एक प्रोडक्ट आता है वन्या, बहुत अच्छे प्रोडक्ट तैयार करते हैं और ग्रामीण अंचलों से और जंगल जो अंचल है, जंगली अंचल है, वहां से आदिवासी अंचल से वो ओरिजिनल प्रोडक्ट तैयार करते हैं, लेकिन उसकी मार्केटिंग न सरकार कर पाई, न लोगों को भरोसा दिला पाई। अंततः ऐसे बहुत सारे हैं मध्य प्रदेश में। आप देख लीजिए चंदेरी वस्त्रोद्योग है आपका, आप चले जाइए, ऐसे ऐसे 3-4 और आपको शिल्प मिलेंगे। आप बहुत दूर मत जाइए, राजधानी के पास चले जाइए, ये बुधनी पे जो लकड़ी के खिलौने बनाने का एक बहुत बड़ा उद्योग होता था, ये छोटे से उदाहरण बता रहे हैं। और ऐसे हर 2-4-5 गांव में ऐसा कोई ना कोई हुनर है वहां जो होता है, लेकिन इसको एक मंच पे ला करके कोशिश नहीं की गई। सरकार ने इससे सीधे सीधे उनके पास न जाकर के बिचौलियों के हत्थे सौंप दिया गया, और बिचौलियों ने क्या किया कि इस पूरी की पूरी व्यवस्था को चौपट कर दिया। मैं बिल्कुल 100% आप गांधी जी को उठाकर देख लीजिए, गांधी जी ने भी स्पष्ट इस बात पर जोर दिया था कि यदि हिंदुस्तान तभी प्रगति कर सकता है जब ग्रामीण उद्योगों को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे इस पर बढ़ावा नहीं मिला, उनको प्रोत्साहन नहीं मिला। अंततः वो जो लोग ग्रामीण में हुनरमंद थे, जो हिंदुस्तान के और किसी प्रदेश के अर्थव्यवस्था को संभाल सकते थे, वो लोग शहरों में 200-500 रुपए की मजदूरी करने के लिए आ गए। तो ये सरकार को ध्यान देना होगा कि जो कलाकार मजदूर बन गए हैं, उनको वापस वहीं ले जाएं और उनको संरक्षित करें, और उनको इस दिशा में संरक्षित करें। अर्थ वहां यदि उनको दे रहे हैं, और उनका बहुत बड़ी लागत नहीं होती, यदि उनको 1,00,000 रुपए 2,00,000 रुपए का लोन आप आसानी से दे सकते हैं और दे करके यदि मॉनिटरिंग करते हैं, तो ये उद्योग पनप जाएगा। और मध्य प्रदेश क्या किसी भी प्रदेश को इस तरीके के कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ग्रामीण अंचल खुद अपने आप पैरों पर खड़ा हो जाएगा। तो ये स्थितियां यहाँ सोचना पड़ेगा सरकारों को। लेकिन सरकारों ने सोचा क्या? शहरी विकास मॉडर्न हो जाना चाहिए, स्मार्ट सिटियां बनना चाहिए, मल्टी बनना चाहिए। तो अब ये जो आकर्षण पैदा किया गया है स्मार्ट सिटियों का, मल्टी कॉम्प्लेक्स का और सुनसा जिंदगी का, तो वो ग्रामीण क्षेत्र अपने गांव के कबीलों के मकानों को छोड़ करके यहाँ एसी की फिराक में चला आया, और यहाँ उसको एसी भी नसीब नहीं हुआ, पंखा भी नसीब नहीं हुआ। अंततः स्थिति ये हो रही है कि वो गरीब आकर के किसी भविष्य को लेके चला था, बहुत बड़े सपने को लेके चला था, और वो आकर के शहर में सिर्फ श्रमिक बन गया, जबकि वो एक कलाकार था। उस कलाकार को सरकारें संरक्षित नहीं कर पाई। ये चिंता का विषय। ये बहुत गहरी बात कही है आपने कि वो एक कलाकार था लेकिन वो श्रमिक बन करके रह गया। बहुत गहरी बात आपने कही है, क्योंकि उसके अंदर वो कला थी, जिस कला के इस्तेमाल से वो वहीं पर जहां पर वो रहता था अपनी आजीविका बना सकता था। लेकिन शहर में पलायन करने के बाद वो महज एक मजदूर बन करके रह गया, श्रमिक बन करके रह गया। रमेश जी, जो बात निकल करके सामने आ रही है कि शहरीकरण की ओर तेजी से बढ़ना, या यूं कहें कि जो एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट का, विकास का, क्या ये कहा जाए कि वो कॉन्सेप्ट ही अपने आप में खोखला है? क्योंकि उसकी फिर अंतिम मंजिल क्या है? जो बात अभी रंजन जी कह रहे थे कि हमें सब्जबाग दिखाए जाते हैं, ऊंची ऊंची मीनारें, ऊंची ऊंची इमारतें, मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस और बहुत सारी चीज़ें, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स, ये कहा जाए कि पूरा का पूरा देश ही कंस्ट्रक्शन साइट बना हुआ है, यहाँ पर भी खुदाई हो रही है, वहाँ पर फ्लाईओवर बन रहे हैं, तो क्या ये कहा जाए कि ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ये अपने आप में खोखला है? रमेश जी। निश्चित ये अपने आप में खोखला है। कई बार वो जो चालाक किस्म के लोग थे और जो भारत आए थे, जो भारत को कमजोर करना चाहते थे, उन्होंने 2 ही काम किए। उन्होंने ये जो यहाँ का, जैसा रंजन जी ने कहा, तो जो कलाकार था उसको उन्होंने श्रमिक बनाया, और जो बुद्धिजीवी था उसको उन्होंने नौकर बनाया। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं हमको हमारे सोचने में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा।
आज एक बच्चे की पढ़ाई पर लाखों रुपए साल में जिंदगी में खर्च होता है, और उसको एक महंगे स्कूल के साथ साथ उसको कोचिंग में भी जाना पड़ता है। भाई स्कूल महंगा है तो कोचिंग में क्यों जाएगा? बिल्कुल। उसके बाद वो अगर बनता है तो केवल नौकर बनता है, वो मालिक नहीं बनता। वो किसी ना किसी फैक्ट्री में जाएगा, किसी बड़े कारपोरेट में जाएगा, और रोज नए नाम उसके रख देंगे। अब कारपोरेट से उन्होंने नाम रख दिया, कहीं कुछ नाम रख दिया, तो हम उसके पीछे चलते चले जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के प्रतिभा का विकास जो है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमको मूर्ख बना करके नौकर बनाना और श्रमिक बनाना, ये अंग्रेजों की जरूरत थी, उससे हमको लौटना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं स्वत्व के विकास और उसकी स्थापना के लिए हमको गांव को मजबूत करना पड़ेगा। भाई आप मुझे बताइए, शहरीकरण में चमक दमक में आकर्षण करा करके वो हमको दीवाना बना लेते हैं। ठीक उसी प्रकार दीवाना बनाया उन्होंने देश को, जैसे एक नचैया है जिसने पूरी जिंदगी में कमर मटकाया है और गीत गाया है, उसको लोग शताब्दी का महानायक कहते हैं। भाई काय का महानायक? कहीं तो तू टीवी पर बेच रहा है, तेल बेच रहा है, कहीं सिरदर्द की दवाई बेच रहा है, और फिल्मों में नाचता गाता है, तू महानायक होगा क्या? लेकिन हमारी पीढ़ी को ये उल्लू बनाया। ठीक उसी प्रकार जो लोग बिकते हैं, बाकायदा नीलाम होती है उनकी, अखबारों में बोली लगती है, वो एक आदर्श खिलाड़ी हो गए बच्चों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए। तो बिकाऊ लोगों को आदर्श बनाना, नचैया लोगों को आदर्श बनाना, इससे पूरा समाज निकम्मा हुआ। और निकम्मा हुआ तो फिर कर्ज लेकर के खाएगा ही। अगर कमेला समाज होता, कर्मशील समाज होता, पैरों पर खड़ा होता, तो उसको कर्ज की जरूरत नहीं पड़ती। तो समाज को निकम्मा बनाने का जो षड्यंत्र अंग्रेजों ने किया था, हमें उससे ऊपर उठना पड़ेगा, तभी हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे, तभी हमारा जो अमृत महोत्सव है, हम अमृतत्व की तरफ प्राप्त कर सकेंगे, और भारत का सांस्कृतिक गौरव जो है वो पुनः स्थापित होगा। जब तक हम अपने पैरों पर खड़े नहीं होते, मानसिक रूप से पैरों पर खड़े हों, शारीरिक रूप से पैर खड़े हों, बौद्धिक रूप से, आर्थिक रूप से, ये जो 4 आयाम है, मानसिक आयाम, बौद्धिक आयाम, शारीरिक आयाम, व्यापारिक आर्थिक आयाम, उन सब पर हमको पैरों पर तभी खड़े होना पड़ेंगे जब हम अपनी जड़ों की ओर लौटेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, काफ़ी गहरी बात कही है कि अपनी जड़ों की ओर लौटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर रंजन, एक आखिरी सवाल यही रहेगा मेरा आपसे कि कर्ज का ये जो मर्ज है हम देख रहे हैं कि हाँ है, लेकिन बात वही है कि इसका समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है? देखिए, सॉल्यूशन सिर्फ इतना है कि यदि आप विकास कर रहे हो, और यदि विकास की आपको वाकई में चिंता है, और देश के लोगों के, प्रदेश के लोगों की आप चिंता कर रहे हो, तो उनके हाथ में आपको काम देना पड़ेगा। आप यदि चाहो कि बेरोजगार को नौकरी मत दो, उसको 1000 रुपया की पेंशन दे दो, तो आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। एक श्रमिक को यदि उसकी कला आप नहीं सौंपो, उसकी कला का मूल्य नहीं लगाओ, और आप उसको ये कहो कि साहब हम 200 रुपया 500 रुपया आपके खाते में डाल देंगे, तो आप उसकी कला की हत्या कर रहे हो, आप विकास नहीं कर सकते। तो आप हर सेक्टर में लोगों को इस तरीके से निकम्मा बना रहे हो कि जो आदमी काम करना चाहता है वो काम नहीं कर पाएगा। जब आप काम ही नहीं होगा हाथों को, तो आपके पास में विकास का या फिर अर्थव्यवस्था को संभालने का कोई साधन उपलब्ध नहीं होगा। यदि अर्थ को आपको संभालना है, कहते हैं ना, यदि आप काम नहीं करोगे तो आपका पेट नहीं भरेगा, आप अर्थ का उपार्जन नहीं करोगे, कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या? 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आदमी कहता भैया तंदुरुस्त रहो, दोनों हाथ पैर काम कर रहे हैं ना आपके, कमा खा लोगे। जब आपके दोनों हाथ पैर में मुफ्त का माल मिल रहा है, तो फिर क्यों कमाने जाएगा? सही बात। अब आप ये देखिए कि योजनाएं देखिए, आप ये अर्थव्यवस्था को चरमरा देती हैं। आप 5 किलो अनाज दे देते हो, चावल दे देते हो, गेहूं दे देते हो, तेल दे देते हो, नमक दे देते हो, इसके बाद 1000, 2000, 3000 की आप सुविधाएं उसके बैंक में दे देते हो। आदमी क्यों करेगा भाई? खाना तो उसको मिल रहा है, अकाउंट में 1000 रुपये 1500 रुपये अलग से मिल रहे हैं सरकार की योजनाओं। फिर काम क्यों करेगा? जब काम नहीं करेगा तो अर्थ कहां से आएगा? सरकार, एक व्यक्ति के ऊपर सरकार का खर्च हो रहा है महीने का 1500 से 2000 रुपया, 3000 रुपये खर्च हो रहा है, कमाई वो करके नहीं दे रहा आपको ढेले भर की, तो फिर आप घाटे में तो जाओगे। तो सीधा सीधा कहा गया है भैया कि जो है उधार के घी से कोई मोटा नहीं होता, है ना? लगता जरूर है स्वाद में बस, लेकिन आदमी की सेहत को नहीं सुधारता। इसलिए यदि आपको सेहत सुधारनी है प्रदेश की, तो हर हाथ में आपको काम देना पड़ेगा। उसकी योग्यता के अनुसार यदि आप काम दोगे तो आपकी अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। कर्ज लेकर के घी पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ना किसी व्यक्ति के लिए और ना ही किसी सरकार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और शामिल होने के लिए। तो जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं
इसके पहले भी सरकार ने कर्ज लिया था और अब एक बार फिर से सरकार कर्ज लेने जा रही है। 30 मई 2023 को ही बाजार से 2000 करोड़ का कर्जा लिया गया था और अब एक बार फिर से 4000 करोड़ का कर्जा लेने की बात सामने आ रही है कि सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने वाली है। तो ये कहीं ना कहीं जो कर्ज का मर्ज है ये आने वाले समय में सरकार के ही गले की फांस ना बन जाए, ये देखने वाली बात होगी। बाखबर में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।